नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था के इस क्रम में आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें आप लोग उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा, तो ये विषय वस्तु उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं उनमें अक्सर इस विषय से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं और उत्तर प्रदेश PCS प्री और मेंस के लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है, प्यारे साथियों, वर्ष 1917 में क्या होता है कि एक आयोग आता है और उस आयोग ने ये सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था से अलग कर दिया जाए। तो क्या होता है, वर्ष 1917 में एक आयोग बनाया जाता है जिस आयोग का नाम है सैडलर आयोग। जो साथी नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारी पिछली 2 क्लासेस जो शिक्षा व्यवस्था पर हम करा चुके हैं उन्हें ज़रूर देख लें। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो ये क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो आयोग जो बनाया गया था वो कौन सा था? सैडलर आयोग। और इसी आयोग ने अपनी ये सिफारिश दी कि माध्यमिक शिक्षा को, इसने क्या सिफारिश दी, अपनी क्या राय दी? राय ये दी कि माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालयी शिक्षा से अलग कर दिया जाए और इन्हीं की सिफारिश पर इसे अलग कर दिया जाता है। और वर्ष 1921 में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए, इस व्यवस्था की देखरेख करने के लिए एक अधिनियम लाया जाता है। अर्थात माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया। ठीक है साथियों। तो होता क्या है कि वर्ष 1921 में एक अधिनियम लाया जाता है, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921। ये क्यों लाया जाता है? हमने आपको बताया कि जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए। तो यहाँ लिख लीजिए कि ये क्यों लाया गया। ये माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की देखरेख और उसे संचालित करने हेतु ठीक है। तो ये अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के बाद ये देखा गया कि कहीं न कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है वो, उस पर निरंतर बोझ बढ़ रहा है, उसको निरंतर बढ़ाने की भी आवश्यकता है और कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता की वजह से वर्ष 1972 में क्या होता है, एक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन होता है। ठीक है।
और ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में, लखनऊ। ठीक। माध्यमिक शिक्षा का मतलब होता है कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा। ठीक। तो हमने आपको बताया कि शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बढ़ा, शिक्षा व्यवस्था को कहीं न कहीं अच्छी तरीके से संचालित कराना था और कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से वर्ष 1972 में एक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाता है लखनऊ में। और ये माध्यमिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। ठीक। इसके बाद 1972 में ही क्या होता है? एक माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? माध्यमिक शिक्षा परिषद। माध्यमिक शिक्षा परिषद। और ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो इसी निदेशालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक। लिख लीजिए, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो एक माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन होता है वर्ष 1972 में और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। ठीक। मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? प्रयागराज में बनाया जाता है। ये कहीं न कहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने वाली बहुत बड़ी एजेंसी है। कह सकते हैं सबसे बड़ी एजेंसी, विश्व में सबसे बड़ी एजेंसी अगर है परीक्षा लेने वाली, हाई स्कूल इंटर तक के माध्यमिक स्तर तक की जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उन परीक्षाओं को कराने वाली विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? ये माध्यमिक शिक्षा परिषद है। ठीक है। जो किसके अंतर्गत कार्य करती हैं? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। होता क्या है कि जो भी माध्यमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो शिक्षक आदि हैं उनकी नियुक्ति करना और उन्हें कहीं न कहीं उनका स्थानांतरण करना, शैक्षिक मूल्यांकन करना, इन सब चीज़ों के लिए एक संस्था का गठन किया गया। एक संस्था का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि माध्यमिक जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो शिक्षक आदि हैं, शिक्षकों की नियुक्ति, उनका चयन, ठीक, स्थानांतरण आदि के लिए एक संस्था बनाई जाती है। उस संस्था का जो मुख्यालय है और इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक, ये कब बनाई गई थी ये संस्था, ठीक है, इसका जो भी कार्य है वो कार्य क्या होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली क्लास में बता रखी हैं। तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसके बारे में आप पिछली क्लास को आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सारा कुछ हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो होता क्या है कि वर्ष 2008 की बात है। वर्ष 2008 में एक योजना लाई जाती है। वर्ष 2008 में एक योजना लाई जाती है और ये योजना क्यों लाई जाती है कि जो भी कहीं न कहीं ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कारण गरीबी रहा हो, चाहे कारण पलायन का रहा हो, और चाहे वो कारण सामाजिक हो, कोई आर्थिक कारण हो, कोई भौगोलिक कारण हो, कारण कोई भी रहे हों, अर्थात इन सभी कारणों के आधार पर जो बच्चा या जो बालक बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और घर बैठे वो अध्ययन कर सकें, इसलिए कहीं न कहीं एक योजना लाई जाती है जिसका नाम है
राज्य मुक्त विद्यालय योजना। ठीक है, ये योजना 2008 में लाई गई और 2013 से ये संचालित है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय ये कहाँ है? प्रयागराज में है, प्रयागराज। ठीक है, तो ये क्यों लाई गई? हमने आपको बताया कि ऐसे बालक बालिकाएं जो विभिन्न कारणों के आधार पर शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, उन्हें इस मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, तो कारण बहुत सारे हो जाते हैं। गरीबी के आधार पर जैसे हम लिख सकते हैं कि गरीबी के आधार पर कुछ बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी नहीं रख पाते हैं। कुछ लोग पलायन के आधार पर, हमने आपको बताया, पलायन का मतलब आज बेचारे यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ काम खत्म हो गया, दूसरी जगह जाना पड़ रहा है उनके अभिभावकों को, और इसीलिए और वो भी बच्चे भी उनके साथ चले जाते हैं तो पढ़ाई कहीं न कहीं छूट जाती है। तो और इसी तरीके से कोई सामाजिक कारण उसका हो सकता है। ठीक, आर्थिक यानी गरीबी कारण हो ही गया है, आर्थिक लिख लीजिए। किसी भी भौगोलिक कारण के कारण, भौगोलिक मतलब आने जाने की कोई सुविधा सही नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, कोई साधन अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके लिए ये योजना लाई गई है और इसमें क्या होता है कि बच्चा घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो इसमें क्या है कि बच्चे घर पर ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से राज्य में संस्कृत की शिक्षा के लिए वर्ष 2017 में एक वर्ष यहाँ लिख लीजिए, वर्ष 2017 में राज्य संस्कृत परिषद की स्थापना की गई और कहाँ पर? लखनऊ में। संस्कृत की शिक्षा के लिए यहाँ लिख लो, संस्कृत की शिक्षा हेतु। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन साथियों ये एग्ज़ाम में बनते हैं। और जब तक देखिए, आपको अगर सफल होना है, वास्तविकता आप पढ़ाई अपनी सफलता के लिए कर रहे हैं, आपको कोई अच्छी जॉब लेनी है, आपको अपने जीवन में सफल होना है, तो जैसे जब भी आप बीमार होते हैं तो उसकी जो दवाई है वो वास्तविकता उसी मर्ज की दवाई होनी चाहिए, तभी वो मर्ज जो होती है वो ठीक हो पाती है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपको जॉब लेनी है और जो मंजिल आपने सोच रखी है, आप उस मंजिल के अनुरूप आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त करने में बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, पीसीएस प्री मेंस के लिए, दोनों के लिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप सिलेबस उठा के देखिए, आप अगर भटकते रहेंगे तो दिक्कत होगी। बिल्कुल भटकाओ आप छोड़ दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, यकीन मानिए, भरोसा करिए, आप सफल होंगे। तो संस्कृत की जो शिक्षा हेतु वर्ष 2017 में एक राज्य संस्कृत परिषद का गठन किया गया लखनऊ में। इसी तरीके से अगर हम देखें, उर्दू की शिक्षा हेतु वर्ष 1989-90 में एक उर्दू निदेशालय बनाया गया, का गठन हुआ और ये कहाँ पर हुआ? ये भी लखनऊ में हुआ। ठीक है, तो
ये कुछ बातें हो गई जो माध्यमिक शिक्षा परिषद या माध्यमिक शिक्षा हेतु बहुत ही ज़रूरी हैं। आपको इन सभी बातों को जानना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा हेतु उसके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं भी सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जा रही हैं, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार कि माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इनके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो यहाँ लिख लीजिए माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु चलाई जा रही योजनाएं। तो जो पहली योजना है वो है शिक्षक पुरस्कार, शिक्षक या शिक्षकों को पुरस्कार योजना। प्यारे साथियों, ये भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा इसको चलाया गया था और ये वर्ष 1950 में इसको शुरू किया गया था। और जो सर्वोत्तम जो शिक्षक होते हैं, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बनाने की उन्होंने कोशिश की और अच्छा बनाया है अपनी मेहनत और लगन से, उन लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये 5 सितंबर को ये वितरित किए जाते हैं। वर्ष 1984 से क्या होता है, राज्य सरकारें भी इस पुरस्कार को देने लगी। यहाँ लिख लीजिए, वर्ष 1984 से राज्य स्तर पर भी ये पुरस्कार दिए जाने लगे, ठीक है। और ये भी कब, 5 सितंबर को, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पहली योजना। इसी तरीके से जो अगली योजना है वो है मॉडल स्कूल का निर्माण योजना। दूसरी जो है वो है मॉडल स्कूल निर्माण योजना। प्यारे साथियों, ये जो योजना लाई गई ये वर्ष 2014-15 में लाई गई थी और ये भी केंद्र सरकार की एक योजना है, ठीक। इसमें क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय होते हैं उन्हीं की तर्ज पर ये विद्यालय खोले जाते हैं। किसकी तर्ज पर, लिख लीजिए यहाँ पर, केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर ये विद्यालय खोले जाएंगे, ठीक। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर ये विद्यालय खोले जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो संपूर्ण और एकदम समग्र प्रकार की, मतलब सारी शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ लिख लीजिए, संपूर्ण और समग्र प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। जो भी ग्रामीण स्तर के जो बालक बालिकाएं हैं, जो जीनियस बालक बालिकाएं हैं, उन्हें कहीं न कहीं यहाँ पर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। हर ब्लॉक स्तर पर एक विद्यालय खोले जाने की योजना है और इसमें जो केंद्र सरकार है
और राज्य सरकार, इनका दोनों की ही हिस्सेदारी है। तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ पर, इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राज्य की हिस्सेदारी इसमें 75:25 के अनुपात में है। ठीक है, किस अनुपात में है? 75:25 के अनुपात में। कहीं न कहीं यहाँ पर इन विद्यालयों में एक छात्रावास, बालिका छात्रावास की भी, या यहाँ लिख सकते हैं बालिका हॉस्टल या आवास की भी यहाँ पर व्यवस्था कराई जाएगी। और बालिकाओं के ठहरने के लिए जो आवास बनाए जाएंगे उनमें राज्य और केंद्र की भी हिस्सेदारी है, लेकिन वो अलग अलग है। वो क्या है? इसमें जो केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी ये 90:10 के अनुपात में है। ठीक, किस अनुपात में है? 90:10 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉडल स्कूल निर्माण योजना। इसी तरीके से जो अगली योजना है वो महत्वपूर्ण योजना है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। इसको नोट कर लिया होगा। जो अगली योजना है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना। इसमें क्या होता है? ये जो योजना लाई गई, ये वर्ष 2004 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? वर्ष 2004 में। और ये भी एक भारत सरकार की योजना है। ठीक, इसमें क्या होता है कि कुछ माध्यमिक विद्यालयों का चुनाव किया जाता है, और जो भी माध्यमिक विद्यालय चुने जाते हैं उन्हीं विद्यालयों में कहीं न कहीं सूचना संबंधी, प्रौद्योगिकी, संचार और कंप्यूटर आदि से संबंधित उन विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ लिख लीजिए कि इस योजना में माध्यमिक विद्यालयों यहाँ लिख लीजिए कुछ माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया जाता है। और इसमें क्या होता है? चयन किया जाता है और इसमें सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर आदि से संबंधित शिक्षा दी जाती है। तो ये आपका हो गया सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना। ठीक है, इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण योजना है वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना। तो ये जो योजना है ये कहीं न कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार की ही एक अभियान है, एक योजना है, और इसे मार्च 2009 में इसको लाया गया था। कब लाया गया था? ये भारत सरकार की योजना है और इसे कब लाया गया? मार्च 2009 में लाया गया। क्या उद्देश्य था इस योजना को लाने का? कहीं न कहीं ये एक उद्देश्य रखा गया कि इसमें क्या था कि 14 से
जो 14 से जो कहीं न कहीं 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक, यहाँ लिख लीजिए, गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक और सुलभ और सस्ती शिक्षा देने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। सुलभ और सस्ती शिक्षा देने हेतु इसे लाया गया था। ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया था कि जो आबादी वाले इलाके हैं उनमें 5 किलोमीटर के दायरे में एक हाई स्कूल होना चाहिए और 7 किलोमीटर के दायरे में एक इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इस योजना में ये बताया गया कि जो आबादी वाले इलाके हैं उनमें 5 किलोमीटर के दायरे में एक हाई स्कूल हो या होना चाहिए तथा 7 किलोमीटर के दायरे में एक इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया माध्यमिक शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।